तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। भगवान से मनाता हूँ कि आप लोग अच्छे हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। तो इस ऐसे में सेहत को अच्छा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भगवान से मनाता हूँ कि आप लोग की सेहत अच्छी रहे, बनी रहे। तो हम लोगों ने पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स की पढ़ाई कर लिया हम लोगों ने उन कुछ टॉपिक पे हम लोगों ने बात कर लिया है। तो वो टॉपिक है शायद नहीं, जैव के कुछ टॉपिक हैं, जैसे पोषण, पाचन तंत्र। तो इस पे हम लोगों ने बात किया था। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो श्वसन तंत्र है। ये जो टॉपिक्स है जो ये जो टॉपिक है हमारे, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पोषण पहले हम लोग कुछ लेते हैं, पोषण करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन का फिर पाचन होता है, पाचन की क्रिया करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह हमें श्वसन से हमारे ऊर्जा मिलता है। फिर वो पाचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा का उपयोग होता है। तो उसके लिए हमें वहन तंत्र की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, जो हानिकारक जो हो जाता है, वर्ज्य पदार्थ, उसको फिर हम लोग उत्सर्जन तंत्र के थ्रू एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पोषण और पाचन। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र पहले देखेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो श्वसन तंत्र है। ये ऊपर वाले फोटो को ना देखें, क्योंकि ये मैंने बनाया था। ये चूंकि है, गलत नहीं है ये, लेकिन मैंने थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे काट दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम लोग जानेंगे विभिन्न पार्ट्स के बारे में, विभिन्न अंगों के बारे में, किसमें कौन कौन सी चीज़ हैं, हमारे श्वसन तंत्र के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ होता है। तो नासा द्वार से सबसे पहले जो हवा है वो हमारे नासा द्वार से हमारे अंदर आती है, और यहाँ नासा द्वार से वह ग्रसनी होते हुए वो कंठ तक आता है, जहाँ पे एक कंठ के पास एक फ्लैप लगा होता है, उपास्थि का एक बना हुआ एक ढक्कन जैसा होता है। वह ढक्कन जो खाने की चीज़ें हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, उन भोज्य पदार्थों को हमारे श्वास नली जो होती है, ये श्वास नली जो है, इसमें आने से वो रोकता है। नहीं तो भोज्य पदार्थ इसमें आ जाएंगे तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो उससे वो उसे रोकता है। तो आगे फिर ये कंठ है, फिर वोकल कॉर्ड यहाँ पे आ जाता है, जो कि जो कि एक हम लोग के गर्दन में होता है, हम लोग उसे पाल्पेट कर सकते हैं, छू सकते हैं। लड़कों में ये खास करके ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा उभार दिखता है लड़कों में। तो ये हो गया, कंठ हो गया। उसके नीचे आगे बढ़ते तो ये श्वास नली है, श्वास नली जहाँ से हवा नीचे की तरफ आती है। श्वास नली से हवा श्वसनी में जाती है, और श्वसनी से श्वसनिका में जाती है, और फिर आगे कुप्पिका में चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे टोटल। तो अब है कि ये जो उपास्थि वलय होता है, वो श्वास नली में ये उपास्थि वलय का क्या काम। एक सामान्य सा क्वेश्चन किसी के भी मन में आ सकता है, जो भी जिज्ञासु होते हैं उनके मन में ये सामान्य सा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये उपास्थि वलय की क्या जरूरत है, यहाँ पे क्यों ये दिया हुआ है, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। तो जरूरत है। होता क्या है कि जैसे हवा जब भी जैसे भी हम लोग किसी भी पंप होता है, अगर कोई पाइप ले ले, उसका दूसरा सिरा को दबा दे और दूसरे सिरे से हवा को खींचते हैं या निकालते हैं, तो होता क्या है कि जो पाइप जो होता है वो चिपक जाता है आपस में से। तो चिपक जाता है तो उससे फिर न हवा आ सकती है न जा सकती है, वो चिपक जाना फिर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे उपास्थि वलय दिया रहता है, जिससे ये चीज़ से इसको रोका जा सके। फिर ये हवा कुप्पिका में चली जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन इसकी दीवार से होकर विसरित हो जाती है, रक्त में चला जाता है,
और जो भी बचे हुए जो भी गैस है जो और शरीर से निकाले हुए कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे के सारे गैस फिर वापस ऐसे इसी इसी रास्ते से श्वसनी श्वास नली होते हुए फिर नाक द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक ऑल ओवर ऐसे एक रफ तो नहीं है, इसे आप अपने कॉपी में कोशिश करें बनाने की, प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। किसी भी डायग्राम को जो भी मैंने बनाया है या फिर जो भी डायग्राम आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानेंगे, कोशिश करें उन डायग्राम्स को अपने कॉपी में बनाने की बार बार कोशिश करें, क्योंकि आप जितना अच्छा उस डायग्राम को बनाएंगे वहाँ उतना अच्छा वो सामने वाले को दिखने में अच्छा लगेगा, तो उसे ज़्यादा नंबर मिलता है उसे। तो ये हम लोग कोशिश कर सकते हैं इस पर, हम लोग चाहें तो अब हो गया कि ठीक है, अब तो श्वसन तंत्र में ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जानेंगे कि श्वसन तंत्र में श्वसन किसे कहते हैं, फिर उसमें कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानेंगे हम। तो पहले हम जानेंगे कि श्वसन क्या है। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है, क्योंकि अगर हम किसी से भी श्वसन तंत्र या फिर किसी चीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो आता है हम लोगों के दिमाग में कि श्वसन पहले होता क्या है, फिर जानेंगे कि श्वसन तंत्र क्या है और भी चीज़ें। तो आगे हम लोग अब जानेंगे कि श्वसन तंत्र श्वसन क्या है। तो उसमें श्वसन के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तथा उसे रुधिर में उपस्थित, ये बहुत एक अच्छा मैंने कोशिश किया है कि श्वसन के अंदर में सारा कुछ इन्वॉल्व करके एक अच्छा सा परिभाषा दूँ आप लोगों को, जिसे आप एग्जाम में लिख सकें। तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक देखा जाए तो ये एक टोटल जो प्रोसेस होता है उन सारे चीज़ों को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, इसमें इंक्लूड किया हुआ। तो जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तथा उसे रुधिर में उपस्थित, रुधिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है। तो रुधिर में एक होती है लाल रुधिर कणिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं उसे, जिसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण वो लाल लाल दिखते रहता है। और जिसमें अच्छा, उसको आगे हम लोग देख लेंगे। तो लाल रुधिर कणिकाओं की सहायता से विभिन्न ऊतकों तक या कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो हो गया कि वातावरण से हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और लाल रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं की सहायता से उसे विभिन्न ऊतक या कोशिकाओं तक पहुंचाया गया। फिर और वहाँ O2 की सहायता से, O2 ऑक्सीजन को ही कहते हैं, और वहाँ ऑक्सीजन की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब देखिए जैसे होता क्या है कि O2 हम लोग ऑक्सीजन हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ता है? तो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ मेनली कार्बोहाइड्रेट ही होता है वो, तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हम लोगों का मेन पर्पस है का ऑक्सीजन लेने का, मेन वजह है हम लोगों का ऑक्सीजन लेने का। तो हो गया कि विघटन करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तथा साथ ही उस जो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसके साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपोत्पाद के रूप में निकलता है। तो जिसे पुनः रक्त द्वारा संवहन करके श्वसन तंत्र तक पहुंचाया जाता है और उसे वातावरण में मुक्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन गया हमारे लंग्स तक, हमारे श्वसन तंत्र के हमें कुप्पिका तक हमारे ऑक्सीजन को गया, वो ऑक्सीजन गया वहाँ ऑक्सीजन से, फिर वहाँ पे रक्त द्वारा उसे ऊतकों तक ले गया जहाँ पे उसे उसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में उसका उपयोग हुआ। उसके बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड को टूटने के बाद उसमें से ऊर्जा निकली और उसके उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जिससे रक्त पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के श्वसन तंत्र तक पहुंचाया गया रक्त की सहायता से, और फिर वो श्वसन तंत्र से फिर पुनः वातावरण में मुक्त कर दिया गया।
तो ये होता है एक श्वसन का पूरा एक प्रोसेस। इसे आप एग्जाम में अगर पूछा जाए श्वसन क्या है तो आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है कि O2 का उपयोग, हाँ वो तो मैंने बता दिया आप लोगों की ऑक्सीजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में किया जाता है, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। अब देखेंगे कि ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा जो श्वसन की क्रिया है, उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल उसका सब कुछ रासायनिक एक अभिक्रिया होती है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो होता क्या है कि जैसे अब कार्बोहाइड्रेट है जो 6 कार्बन का एक अणु यौगिक, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उससे में उसको पहले ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका द्रव्य में, ये जो रिएक्शन होता है ये कोशिका द्रव्य में होता है कि कार्बोहाइड्रेट को पहले 6 अणु के कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन अणु से बनता है ये, परमाणु से, तो ये बनता है। उसको फिर पायरुवेट में, ये 3 कार्बन का है, ठीक है, पायरुवेट 3 कार्बन का है, उसमें पहले कन्वर्ट होता है। फिर अब पायरुवेट तक तो हो गया कि सब में कॉमन है, ये वायवीय अवायवीय या फिर कम ऑक्सीजन के ऑक्सीजन है लेकिन कम है, उस तीनों स्थिति में पायरुवेट तक तो कॉमन है, तीनों में समानता यही है कि पायरुवेट तक बनता है तीनों में। अब तीनों इसके आगे का जो प्रोसेस है, इसके आगे का जो बनने का प्रक्रिया, वो तीनों का अलग अलग। अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखते हैं, जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन श्वसन करता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पायरुवेट आगे चल के फिर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बदल जाता है उसमें। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि वायवीय श्वसन का अगर रासायनिक सूत्र और लिखने के लिए ये प्रोसेस लिखने के लिए कैसे कैसे होता है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर वो टूटा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट से वो आगे चल के CO2 में बदल गया, प्लस जल में, प्लस ऊर्जा, ये 3 चीज। और ये सारी की सारी की जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये हमारा वायवीय श्वसन हो गया। अब हो गया कि ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, तो ये कभी कभी होता है यह जब होता है तो इसमें क्रैम्प आ जाता है शरीर में, ठीक है। तो होता क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन का अभाव है, तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ना दे करके लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बना देता है। ऊर्जा यहाँ से भी निकलता है, लेकिन ये ऊर्जा जो जितनी ऊर्जा इसमें निकलती है उतना ऊर्जा नहीं निकलता है। तो इसलिए, और यह लैक्टिक अम्ल चूंकि बनता है तो इससे क्रैम्प आ जाते हैं शरीर में, तो इसलिए तो ये O2 के अभाव में ये वाला एक केमिकल रिएक्शन अगर पूछेगा हमसे कि कोई श्वसन इसका एक रासायनिक सूत्र लिखे जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में हुआ हो, तो ये वाला हम लोग लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट से पायरुवेट, पायरुवेट से फिर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। अब तीसरा आ जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं लेकिन वहाँ भी होता है। अब वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे भी सेम है, पायरुवेट तक तो सेम हो गया, एक जैसा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट से टूटा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट आगे चल के इथेनॉल, यह एक अल्कोहल होता है, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन का होता है इथेनॉल। तो इथेनॉल प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ये 3 को चीज़ तो एक हो गया कि हाँ ये चीज़ इससे O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये तीनों चीज़ बनती है। लेकिन ये ऊर्जा जो बनती है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है, ये 2 कार्बन का होता है। ये ADP किस कहते हैं इसको, एडिनो डाइफॉस्फेट। ये डाइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे 9th में कि डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा, पेंटा 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो अब एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि पिछले नहीं, शायद 2020 में या 19 में पूछा गया था कि किण्वन क्या है, परिभाषा देने का।
तो किण्वन मैंने सोचा कि यहाँ पे अब चूंकि बता रहे हैं ये चीज़, तो हम सोचे कि किण्वन को क्यों ना यहीं पे कर दिया जाए ताकि बच्चों को आसानी रहे, खोजना ना पड़े कि किण्वन कहाँ है, किण्वन कहाँ पे पढ़ना है। तो श्वसन से रिलेटेड है, इसमें भी अभिक्रियाएं हैं कुछ, तो इसको भी हम सोचे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो किण्वन क्या है? यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है। इसमें भी वही जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे जो होता है 6 कार्बन का, वो टूटता है 3 कार्बन में, फिर आगे चल के वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीव मतलब कि ईस्ट, यहाँ ईस्ट से पर्याय है, ठीक है। ईस्ट ईस्ट उपयोग किया जाता है, इसको जनरली लोग इसको जानबूझ के करवाया जाता है, अल्कोहल इससे निर्माण होता है कि सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित करता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिससे इथेनॉल का निर्माण होता है। इसका सामान्यतः किण्वन जो होता है, ये किण्वन का प्रयोग होता है कि ऑक्सीजन ये अल्कोहल का निर्माण करने में लोग शायद मिलों में पहले जब बिहार में जब दारू चलता था तब ये चीज़ होता है कि अब अंग्रेजी भी होता है देसी भी होता है, तो ये चीज़ जो देसी में आती थी ये सारे प्रोसेस देसी वाले करते थे। वैसे अंग्रेजी में भी आता है अब तो, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस हो गए हैं बनाने के, तो ये ज़्यादा होता था। अब हो गया क्या कि अब एक चार्ट मैंने ऐसे बना लिया है, यहाँ पे चार्ट है जिसमें मैंने सोचा कि यहाँ पे होने वाले जो भी क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं यहाँ पे हो रही है उसको सोचा कि एक चार्ट के द्वारा आपको बता। तो यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए दूसरे पेज में बनाया गया है इसे। तो ये हमारा हो गया। होता क्या है कि देखिए पहले जो नासा द्वार से जो हवा अंदर जाती है वो महीन बाल, नाक में जो होता है ना, नाक का बाल कहते हैं, जो एक मुहावरा है नाक का बाल होना। तो कभी किसी के नाक के बाल को उखाड़ के देखना, क्यों लोग कहते हैं कि नाक का बाल होना प्यारा होना। तो नाक का बाल उखाड़ने से दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि नाक का बाल हो गया है बहुत प्यारा हो गया है। तो ये मुहावरा कॉमन है हिंदी के लिए। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया हिंदी में जो पूछा जाता है ये कि नाक का बाल होना है कि क्या क्या मतलब है, उदाहरण के साथ बताया। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, मैंने सिंह बोल दिया। तो महीन बाल होता है और सलेस्मा म्यूकस होता है नाक के अंदरी भाग पे। कभी छू के देखोगे ना ऐसे तो गीला गीला सा लगता है छू के, और छूने मत लगना, लेकिन ऐसा होता है। इसका मेनली काम क्या होता है? अब नाक है भाई, अब हवा ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारा धूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रुई है, कुछ भी है हवा में घूम रहा है, तो नाक के अंदर, नाक से चला जाता है अंदर। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए महीन बाल होते हैं, जो महीन बाल उस चीज़ को छानते हैं, छन्नी का काम करते हैं वहाँ पे। उससे छना छना करके हवा अंदर जाती है, और जो बचे हुए, और जैसे अब तो सारा कुछ तो बाल छान नहीं सकता, तो कुछ बचे हुए जो रह जाते हैं उसको छानने का काम हमारा, उसको सलेस्मा करती है। तो सलेस्मा छानता नहीं है, होता क्या ना, जैसे ही हवा अंदर गई तो नाक के बाल से छना के अंदर गया, फिर अंदर जाने के बाद वो जो भी अगर है बचा खुचा थोड़ा बहुत, तो वो सलेस्मा में जाकर चिपक जाते हैं। वही चिपके हुए गंदगी को जब आदमी नाक से जो छूता है तो उसमें गंदगी जो महसूस करता है लोग कि हाँ गंदगी है नाक में, वो सलेस्मा द्वारा ही चिपकाए हुए जो गंदे कण रहते हैं वही रहते हैं। फिर वहाँ से हवा ग्रसनी में गई, फिर वहाँ से कंठ में गया, फिर श्वास नली के द्वारा फिर गया श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, फिर कुप्पिका कोश में गया, जहाँ पे फिर ऑक्सीजन का विसरण रुधिर वाहिका में हो जाती है, और फिर वहाँ से जहाँ पे जरूरत है उसे वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अब ये सारे तो हमारे श्वसन तंत्र हो गए। अब लेकिन एक क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। मैंने देखा है कि एक बार के क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि उसका क्यों ना, उसका चूंकि इसी से संबंधित है, तो मैंने उसका एक परिभाषा यहाँ लिख रखा है, इसे आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो कर ले, लेकिन सोचा कि बता दूँ ताकि छूटे ना, एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि उससे रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कणिका, तो होता क्या है कि जैसे हमारे अंदर में जो लाल रुधिर कणिकाएं, जो खून के अंदर में लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उसमें एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं।
तो लोग अब जैसे अब आगे चल के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जाने की, ये हम लोग के लिए अभी पूरा का पूरा एक रहस्य है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अ, होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी दो चीज़ से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो होता है ना, हीम वो करता है क्या, जो ऑक्सीजन होता है वो हीम के साथ जुड़ जाता है और फिर वो उसको अपने साथ लेकर चलता है जहाँ ज़रूरत हुआ। फिर हीम अलग, फिर हीम अलग हो गया ऑक्सीजन से, और फिर हीमोग्लोबिन फिर साथ में जुट गए और फिर अपना आगे फिर गया, फिर से मतलब ये क्रिया चलती रहती है। तो अब क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो हमें तो अब ये लिखना नहीं है कि ऐसे जुड़ जाती है, वैसे जुड़ जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। हमें वहाँ पर एक अच्छे से बनाया हुआ एक परिभाषा देना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या परिभाषा दें उसमें। तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एक अच्छी सी परिभाषा, जिसमें लिखेंगे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भाग तक करता है। ये तो हो गया कि हाँ पहुंचा दिया। इस क्रिया में लाल रक्त कणिका में प्रोटीन हीमोग्लोबिन का हिम भाग, हाँ एक कुछ अच्छा बता दूंगा वो लास्ट में। हिम भाग जो होता है, हिम भाग ऑक्सीजन से बंधन करता है और यह क्रिया फुफ्फुसीय कोशिका में होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन से जुड़ने वाला जो काम है हिम का, ये होता कहाँ है, ये होती है फुफ्फुसीय कोशिका में। जो मैंने बताया था यहाँ पे कि ये जो लंग्स की फुफ्फुसीय कोशिका है उसमें कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो फुफ्फुसीय कोशिका की बनावट होती है, जो उसका दीवार है, ये मान के चले अगर उसका दीवार है तो इस दीवार के इधर ऑक्सीजन है और दीवार के इधर रुधिर वाहिका है, जिसमें होता क्या है कि इधर से फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से विसरित होकर के, जैसे ये बीच में है वैसे ही वहाँ पे भी रहता है बनावट, जिसके थ्रू होकर के वो रुधिर वाहिका में चली जाती है और फिर वहाँ से वो हीमोग्लोबिन से फिर जुड़ जाता है, संबंध उसका बन जाता है, ऐसे गठित तो एक दूसरी जगह बंध जाता है और फिर वो वाहिका में बह जाता है और फिर जहाँ जरूरत हो वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो ऐसे करके ये चीज़ सारा का सारा प्रोसेस होता है। अब हो गया कि अब तो हीमोग्लोबिन हो गया, अब ये सारा हमारा जो श्वसन तंत्र है वो खत्म। बुक में इतना ही है और हमें इतना ही जानना है, इससे अधिक कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। तो हमारा जो श्वसन तंत्र है अब खत्म। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि जो मछली का श्वसनांक क्या है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था। तो आप लोग को पता ही होगा, अब श्वसन तंत्र होता है जो कि ये तो जीवों में हो गया, मतलब कि जो जंतु जमीन पे रहते हैं उनके लिए है। अब जो जीव पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, तो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। अब ऐसे में होता क्या है कि ऑक्सीजन तो बहुत कम है, लेकिन अब उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो होता क्या है कि मछलियाँ जो होती है वो अपने मुंह से पानी अंदर लेती है और उनमें गिल्स होता है, गिल्स। अब ट्रैकिया वगैरह, अगर ये ट्रैकिया वहाँ होंगे मछली में तो पानी ही चला जाएगा इसमें, तो फिर तो उनको निमोनिया ही हो जाएगा। तो फिर तो ऐसे तो होगा नहीं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर उसमें नहीं रहता है, तो उसमें गिल्स होता है जिसके सहायता से वो गिल्स, हम लोग जाते हैं मछली खरीदने तो हम लोग देखते होंगे वैसे उसका गिल्स वैसे फैला के देखते हैं तो अंदर में दिखता है ऐसे रेसा 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 जैसा। तो वो जो है वही वो काम करती हैं, उसमें ऑक्सीजन के लिए श्वसन का काम जो होता है उसमें गिल्स की सहायता से होता है। तो ये एक क्वेश्चन था, मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर दूँ। हाँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि होता क्या है कि जैसे मैंने किण्वन यहाँ पे लिखा, किण्वन की ये परिभाषा है। तो किण्वन की परिभाषा में जो भी ऐसे वर्ड है जो आपको लगता है, जिस पे लगता है कि आपको फोकस, टीचर को फोकस दिलवाना है कि आप कॉपी चेक कर रहे हैं, इस चीज़ को पढ़िए, मैंने ये विशेष चीज़ इसमें, खास चीज़ इसमें डाला है। जैसे कि मैंने यहाँ डाला है कि ईस्ट की सहायता से, बच्चे लिखेंगे सूक्ष्म जीवों की सहायता से, आपने यहाँ लिखा है ईस्ट की सहायता से, तो आपका जवाब उससे ज़्यादा बेहतर हुआ। लेकिन उनको तो अगर वो पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों की सहायता से ऐसे ऐसे करके, तो उनको उतना मज़ा आएगा नहीं और की तरह ही रह जाएगा यह आंसर। तो आपको भी मार्क्स जो मिलेंगे वो सामान्य ही मिलेंगे। तो इस वजह से इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए, इस चीज़ को नहीं होने से बचाने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे जो भी ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको, जो भी ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि इस पर ध्यान जाए कॉपी चेक करने वाले, तो आप उसको अंडरलाइन कर दें, ऐसे अंडरलाइन कर दें,
ताकि वो उसको दिखे सामने से कि हाँ भाई इसको चेक करो, इसमें अच्छा लिखा है, इसने कुछ चीज़ पर फोकस किया है। तो इस चीज़ से आपका मार्क्स बढ़ेगा। ये सारी ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटी बातें हैं जिसको हम बताते रहेंगे आपको, जिससे आपको इजी रहेगा एग्ज़ाम में। नंबर उठाने का टेंशन मत लीजिए, हम लोग ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी तरीके आप लोग को बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हम लोग नंबर बढ़वाने वाला वो नहीं कि बाबा जी का प्रसाद ले लो, ऐसे ऐसे बिना पढ़े। भाई सब कुछ पढ़ के ही होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। पढ़ के ही पास करना है, पढ़ के ही मार्क्स लाना है, लेकिन औरों से अलग तरीके से पढ़ना है, औरों से अलग तरीके से लिखना है, औरों से अलग तरीके से इसे सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। हम लोगों ने एक पढ़ लिया है श्वसन तंत्र, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वहन तंत्र। और आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग अगले क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और श्वसन तंत्र आप लोग पहले खुद से पढ़ेंगे, फिर ही जाके मेरे वीडियो देखिएगा, क्योंकि वैसे में आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें उन तक जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।